सेक्शन के लिए आप लोगों को फाइनली मेहनत करनी होगी तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। अभी मैंने देखा कॉम्पिटिशन हो रही है तो बायोलॉजी में काफी बच्चों को अच्छे नंबर आए, लगभग लगभग सही आए, इतना आपको होना चाहिए। और दूसरा क्या है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में छुआ भी नहीं है बिल्कुल, किसी ने 2 क्वेश्चन किए, किसी ने 5 किए खाली, ऐसे काम कैसे चलेगा। आप लोगों को बेटा लगभग 25+ तो फिजिक्स में भी करने होंगे, केमिस्ट्री में भी करने होंगे, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है आप लोगों को तो सही है। खाली आप लोग सोचो अगर बायोलॉजी से काम चल जाएगा तो नहीं चल पाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि आप लोग कंटिन्यू, अभी भी आपके पास 4 मंथ हैं, अपने आप को स्टार्ट में अपने आप को ऐसा बना लो, 4 मंथ भी बहुत होते हैं और यही टाइम होता है कि आप लोग कभी एकदम बैठ जाओ पढ़ाई के लिए, आ जाओ और इतना फोकस पढ़ाई करो अभी कि आपको और कहीं ध्यान ही ना हो, खाली पढ़ाई के अलावा, ठीक है। और ये 4 मंथ आपके बहुत डिपेंड करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आप पढ़ा सकते हो अपने, सही है। तो अभी तक अगर आप लोग नॉर्मल पढ़ रहे हो तो नॉर्मल से और ज्यादा पढ़ो बेटा, और अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है सब बच्चों का, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कल, नॉर्मल चैप्टर है ये, तो आप लोग पढ़ते रहो आराम से, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बहुत कठिन लगे। बकाया मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बार बार आप लोग रिवाइज करते रहो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा एक बार, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों में, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो मैंने कहा था वहां पे आप लोग ध्यान रखना है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस, और दूसरा ध्यान रखना है C3 और C4 प्लांट में जो साइकिल होती है उसमें डिफरेंस ध्यान रखना है, सही है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं सब बच्चों को पता है? बताओ बेटा एक बार रिवाइज करो जल्दी से। और अब की कोशिश करना कि टेस्ट में आप लोगों के बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे और अच्छे नंबर आए, ठीक है। जिन बच्चों के 50 या 60 क्वेश्चन सही हुए हैं उससे ज्यादा ही करे हो। आप लोग बस यही सोचा करो कि 10 बहुत 10 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो चलो सही है, लेकिन 70-80+ क्वेश्चन सही होने चाहिए आप लोगों के। चलो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। कल संडे है, आप लोग आज मेहनत से पढ़ाई करना, कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की। फोटोसिंथेसिस में किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? चलो C3 और C4 साइकिल के बारे में मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से। अच्छा ये बताओ, चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। पहले से चलते हैं लाइट रिएक्शन में, जहां मैंने आपको बताया था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो देखें, चलो तुम बताओ वीरपाल, ये बताओ साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है? हाँ, PS फर्स्ट, ठीक है, जिसका हम आपको बताया 700 LM की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन होता है इसमें? कौन? फेरिडोक्सिन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर होता है। आप बताना बेटा, क्या नाम तुम्हारा? सुमित। ये बताओ नॉन साइक्लिक होता है, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेक्टर कौन होता है? FES नहीं, पढ़ा नहीं है तो पढ़ो, अब मैंने टेस्ट बता दिया ना आप लोग क्या है। चलो ये बताओ नॉन साइक्लिक होता है और साइक्लिक होता है, कोई 2 डिफरेंस आपको पता है? कोई भी 2 डिफरेंस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफरेंस? हाँ 2 डिफरेंस बता दो बस। जैसे PS2 है वो केवल नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है और PS1 दोनों में इन्वॉल्व होता है। PS1 दोनों में इन्वॉल्व होता है। PS1 दोनों में इन्वॉल्व होता है, सही से। और बताओ, मतलब नॉन साइक्लिक होता है उसमें PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और साइक्लिक में ओनली PS फर्स्ट होता है, ठीक है। ये बात सही है। और बताओ एक डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस है, कोई सा बता दो। रिवाइज करके बताऊंगा सर। रिवाइज नहीं किया है आपने? आपका नाम क्या है? विजय।
तुम लोग ग्रुप पे एक्टिव रहते हो ना काफी, ग्रुप में हो? है मैंने देखा है ना, इन लोगों को नाम पड़ा है। एक्टिव नहीं मतलब हाँ मैसेज थोड़ा बहुत रिप्लाई होता है, नहीं करता। तुम्हारा नाम क्या है? विजय। तुम बताओ एक डिफरेंस कोई। सर ये PS1 जिसमें 7 महीने का होता है, हाँ PS2 में 680 का होता है। हाँ इसमें PS1 दोनों में होता है, इंस्टॉलमेंट लैंड भी होता है और थैला कार्ड भी होता है, और PS2 खाली इंस्टॉलमेंट लैंड भी होता है। तो और बताओ। बताते रहो जितने पता है, उसमें क्या है, लिमिट सुनना है। आप लोग बेटा देखो मैं आपको बताऊं बेसिकली, आप लोग ये जो अभी आपका टाइम बचा है जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, सही है, ये 4 मंथ ही डिसाइड करेंगे कि आपके कितने नंबर नीट में आएंगे। आप लोग इन 4 मंथ में इतना ज्यादा सीरियस हो जाओ, ऐसे मानो कि ये आपका गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम जानते हो क्या होता है? कि दोबारा आपको पूरी साल ना पढ़ना पड़े, यही सब कुछ, सही है। जितने नंबर अपने बढ़ा सको, जितने नंबर जितनी बार रिवाइज कर सको, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ पूरे साल में कर लिया, अभी भी टाइम है। वो पछतावा ना हो जब 1 महीना बचे खाली, फिर आपको और क्या करें, सही है। और वो टाइम आ जाएगा ऐसी बातें बातों में। तो इसीलिए अगर अभी भी तुम लोगों ने टाइम टेबल नहीं बनाया, सीरियस नहीं हुए तो हो जाओ। 4 मंथ बहुत होते हैं, आप लोग एक बार मेहनत करके देखो। जो बच्चे इस लायक हैं कि वो सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं हमेशा कि पहले सिलेक्शन के करीब पहुंचो एक बार, उसके बाद सिलेक्शन होता नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन उसके करीब तो पहुंचो। आप 500 प्लस नंबर नीट में तो लेके आओ, और जिस दिन आपके 500 प्लस नंबर नीट में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो। अब आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोकेगा अगर आप लोग कॉन्टिन्यूस मेहनत करते रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप लोग मेहनत करो, इसे एक बार रिवाइज करो। मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। सही थी एक्चुअली में आज भी खाया नहीं था तो वो बोले चलो लेके आओ कुछ, कम नहीं, चलो हम ले आते हैं। तो वो लेके आए थे 4 बजे। सुनो अब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ हम लोगों ने जो फोटो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कौन सा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, सुनो। साइक्लिक होता है, आपको पता है एक साइकिल मैनुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दूसरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेप्टर होता है कौन, फेरिडॉक्सिन। पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और बेटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं तो ऑक्सीजन लिबरेशन नहीं होगा। नॉन साइक्लिक क्या होता है, जेड स्कीम बोलते हैं उसको, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन लिबरेशन होगा, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एटीपी एनडीपीएस दोनों बनते हैं, समझ गए। अगर ये आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर होता है फियोफाइटिन, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरा मैंने कहा था C3 और C4 साइकिल में, C3 क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, और C4 को हैच एंड सेलेक्ट पाथवे बोलते हैं। C3 साइकिल का मैंने बताया था बेटा कि वहां पे जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सा बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए बोलते हैं उसको C3 साइकिल। इसके बाद C4 साइकिल की हम बात करें तो वहां कौन सा कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन होता है, ठीक है। C3 साइकिल में मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 18 एटीपी खर्च होते हैं, 12 एनएडीपीएस खर्च होते हैं। C3 साइकिल में आपको बताया कि रुबिस्को होता है, सही है, वो अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके और वो बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, जो होती है वेस्टेबल प्रोसेस बेकार वाली, और इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और आप लोग पता है C3 प्लांट इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज नहीं बनेगा, और आपको पता है उसमें एटीपी भी खर्च हो जाएंगे। दूसरा मैंने कहा था लाइट रिएक्शन, तो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और डार्क रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो बने एटीपी एनएडीपीएच उनकी प्रेजेंस में, समझ गए आप लोग। तो इसीलिए प्लांट में पहले लाइट रिएक्शन होनी चाहिए और उसके बाद क्या होगी, डार्क रिएक्शन। हमने देखा C3 प्लांट में जो C3 साइकिल होती है उसके द्वारा 80% फिक्सेशन होता है CO2 का, लगभग बोल सकता हूँ 15% जो होता है C4 फिक्सेशन होता है C4 के द्वारा, और कैम के द्वारा होता है 5%, पता है आप लोगों को। दूसरा मैंने कहा था कि जो C4 प्लांट होते हैं उनके पास होती है क्रेंज एनाटॉमी, कौन सी,
जिसमें दो टाइप की सेल में ये साइकिल होती है, एक होते हैं बंडल शीथ सेल और एक होते हैं मेसोफिल सेल। हमने क्या किया, बंडल शीथ सेल में हमने रोबिस्को को छिपा दिया जिससे वहां ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है और इसीलिए इन प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। समझ गए आप लोग? मतलब एक फिल्म बोलते हो ना हर बात। चलो इधर देखो, तो लगभग आपको C4 साइकिल में C3 साइकिल भी होती है, पता है आपको। हमेशा C3 साइकिल के द्वारा ग्लूकोज बनेगा, ये भी पता है आप लोगों को। दूसरा, यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है C4 प्लांट में, इसीलिए आपको क्यों, क्योंकि यहाँ क्रेंजनेटोमी होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एटीपी खर्च होते हैं वो कितने होते हैं, 30 और NADPH 12। सही है, 12 सही है। और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आप लोग बताओ केल्विन साइकिल कितनी बार चलती है बेटा, 6 बार। सही है, 6 बार, 6 टाइम चलती है। आप लोगों से बेटा बोलो मत, आप लोगों से चाहे एक साइकिल का पूछे चाहे वो 6 टाइम का पूछे, अगर एक ग्लूकोज की बात करेगा तो हम कैसे बताएंगे, 6 बार काउंट करके। और अगर खाली क्या पूछ रहा है, एक CO2 का पूछ रहा है, एक केल्विन साइकिल का पूछ रहा है, तो हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं उसी हिसाब से कि कितने ATP खर्च हो रहा है, कितने NADPH खर्च हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब क्लियर है, बताओ किसी बच्चों को दिक्कत नहीं। मैंने बताया था फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग में जो लॉ ऑफ लिमिटिंग था वो बताया आप लोगों को। मैंने कहा था जो मिनिमम सबसे कम अमाउंट में होता है जो चीज, वही डिसाइड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने कहा अगर मान लिया CO2 100% दे रहे हैं हम, 100 है, 100 अमाउंट है, 100% है, वाटर 100% है, लेकिन अगर हमने एक लाइट खाली 30% रखा तो लाइट डिपेंड करेगा कि फोटोसिंथेसिस कितना होना है। समझ गए आप लोग? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है क्या? नहीं स्कैन नहीं कर रहा, फोटो खींच रहा हूं। फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं को स्कैन कर रहा हूँ, उसके वाईफाई आपको पता है, वाईफाई यहाँ पे लगी हुई है कर लिया मैंने। और इसका इतना तेज चलता है ना, 18 MB की पर सेकंड की स्पीड आती है इसमें। लेकिन बेटा मूवी डाउनलोड मत करना, लेक्चर ही डाउनलोड करना, ठीक है? कहीं आप लोग फुल HD डाउनलोड करके ले जाओ। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो देखो मैंने आप लोग बताया था, एक बोलो मत कोई, ये क्या है, ये क्या है? यहाँ देखो मैंने कहा था पहले होता है लाइट रिएक्शन, एक बार समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन में, आपको पता होगा बेटा क्या क्या पड़ती है, सनलाइट, सनलाइट की कॉमा बताओ जल्दी, क्लोरोफिल, A और वाटर, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और आपको मैंने बताया था इसीलिए यहाँ से लाइट रिएक्शन होता है, बनता क्या है, ATP और NADPH, ये तो बनता है। और आपको पता है यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग आती है और ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिलती है हमें, ठीक है? जो ऑक्सीजन मिल रही है वाटर की स्प्लिटिंग वाली है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। ऐसा किसमें होता है बेटा, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में ऐसा होता है ना। अब देखो ये ATP NADPH का यूज होगा, और बेटा कौन सी साइकिल होगी, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये CO2 फिक्सेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, CO2 फिक्सेशन, जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं प्लांट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब देखो यहाँ पे CO2 लेंगे प्लांट, कितना अच्छा है प्लांट के पास मैकेनिज्म, और यहाँ पे क्या बना लेंगे, वो ग्लूकोज, सही है? अब ग्लूकोज बनाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे 3 टाइप की साइकिल होती है, एक होती है C3 साइकिल, C4 और CAM। आप लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस, और बेसिकली C3 और C4 में डिफरेंस। अगर आपको इतना आता है कितने ATP खर्च हो रहे हैं, कितने NADPH खर्च हो रहे हैं, सही है? उनके फर्स्ट कंपाउंड पता है आप लोगों को, सही है? कौन एक्सेप्ट कर रहा है वो पता है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है वो पता है। तो मुझे लग रहा है आपको फोटोसिंथेसिस क्लियर है, और बार-बार उसको रिवाइज करते रहो। इसके बाद हमने देखा था लास्ट टाइम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, PAR। मैंने कहा था 400 से 700 nm की लाइट होती है, उसको बोलते हैं PAR। और इसके बाद मैंने कहा था आप लोगों से ये बताया था 700 से ऊपर जो रेड लाइट रीजन होता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट, जिसमें होता है डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पिगमेंट जो होता है वो कितने nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम करता है। जैसे मैंने कहा था 3 रीजन होते हैं, जिसमें तुम्हारा
एक आता है कौन सा रीजन, ब्लू रीजन, एक ग्रीन और एक रेड। सही है। अगर हम देखें तो कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। 3 ग्राफ थे वो आपको पता होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था जो फैक्टर अफेक्टिंग बात करें तो मैंने कहा था वहां लॉ ऑफ मिनिमम ये बताता है हमें कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू में होगा वो क्या करेगा डिसाइड, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि यानी कि फोटोसिंथेसिस कितना होना है, कौन डिसाइड करेगा, जो सबसे कम होगा। जैसे मैंने कहा था बेटा, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, वाटर, ठीक है, इसके बाद क्या होगा CO2, क्लोरोफिल, ये सब चाहिए होते हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा कितनी फोटोसिंथेसिस होगी, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे मैंने कहा था आप लोग लाइट मान लिया आपने 100 ली है, ये भी 100 लिया है, ये भी 100 लिया है, इसका मतलब अभी फोटोसिंथेसिस कितना होगा 100%, ठीक है। अब तुम सोचो कि मैं इसको 120 कर दूं और इसे कर दूं 80, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही रहेगा, नहीं। अब मिनिमम किसका वैल्यू है इसका, तो अभी कितना होगा 80%, तो इसका मतलब इतनी जिसकी कम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग, ठीक है। जिसकी वैल्यू कम वही करता है डिसाइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बहुत सारे बताए, प्रिस्ट एक्सपेरिमेंट था, इंडियन हाउस था, सही है, जहाँ ये सब पढ़ लेना एक बार। और इसके बाद बॉर्न-नील इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था, जिसने डिसाइड किया था कि जो ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है, वाटर की स्प्लिटिंग से, ठीक है। और जो CO2 फिक्स होता है उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। किसने बताया था, बॉर्न-नील इक्वेशन ने प्रूव करके दिखाया था। तो आप लोगों को बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में मुझे लग रहा है ये चीजें सबको पता है बेटा। तो ये पता है, तो अगले जो हमारा चैप्टर था वो था कौन सा, रेस्पिरेशन। कौन सा था, जो हमने अभी पढ़ा है। और मुझे लग रहा है अभी पढ़ा है, तो आपको क्या डाउट हो सकता है बताओ, किसी बच्चों की डाउट हो तो बताओ। रेस्पिरेशन मैंने खाली आपको ये बताया था, हाँ तो बेटा रेस्पिरेशन मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे देख लो, वो भी देख लो एक बार। अच्छा मैंने आपको डाउट क्लास लगाई, सोचे शनिवार को मैंने कहा था, लेकिन अगर आप लोग ये भी ध्यान रखो, अगर आपकी इच्छा हो, सब बच्चों की, इतने बच्चे बैठे हैं, अगर आपकी इच्छा ये भी हुआ करे कि सर कोई एक्स्ट्रा चैप्टर बता दो जो आपने पहले भी पढ़ा था भूल गए हो, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो मुझे। लेकिन वही बात है, बच्चे एक्स्ट्रा इतना जाने नहीं चाहते, उन्हें तो पता है ना कि हम टेस्ट किसका है, बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो चीज आपकी है, देख लो। रेस्पिरेशन बेटा मैंने क्या कहा था, यहाँ देखो, मैंने रेस्पिरेशन में ये बताया था आप लोगों को, बोलो मत, मैंने कहा था एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के होते हैं। एरोबिक का मतलब होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें एरोबिक में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनाने होते हैं, 38 एटीपी, और जो एनारोबिक होता है उसमें कितना बनता है, 2 एटीपी, सही है। 30 एटीपी कैसे बनते हैं, तो मैंने पूरा आपको बताया था। जैसे हम बात करते हैं, पहले क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो हमें मिलता है वो 4 एटीपी बनता है और 2 NADPH बनता है। और मैंने कहा था यहाँ पे 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं इसी साइकिल में, ठीक है, खर्च हो गए, तो जो नेट गेन होता है वो 2 एटीपी होता है और 2 NADPH, यही तो होता है। इसके बाद लिंक रिएक्शन से मैंने कहा था आप लोगों से, लिंक रिएक्शन होती है, उसमें भी 2 NADPH बनते हैं। और आपको पता है यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसके बाद लिंक रिएक्शन हो गई, और इसके बाद लास्ट में हुआ था बेटा क्या, कैरेब साइकिल, ये तो हुआ था, जहां पे हमें, सुनो, जहां पे हमें 3 मिले थे क्या, NADPH, 2 मिले FADH2 और 1 GTP, ये तो मिला था सब कुछ हमें, सही है। अब ये 2 बार चलती है, कितनी बार चलती है, 2 बार। मैंने कहा था एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो क्रेब साइकिल चलती है वो कितनी बार चलती है, 2 बार, और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल चलती है 6 बार। स्टेटमेंट की तरह याद रख लो, बात खत्म। अब यहाँ पे इंटू 2 कर दो, 2 बार चल रही है ना, तो 2 कर दोगे, तो यहाँ पे NADH कितने जाएंगे बेटा, 6, और 4 ये जाएंगे और 2 ये जाएंगे, ये तो जाएंगे, तो 6 NADH, और इसके बाद 4 क्या हो जाएंगे, FADH2। बेटा 2 नहीं मिलते, यहाँ से 1 मिलता है, ठीक है। तो 4 कैसे जाएंगे, 2, और इसके बाद मैंने कहा था 2 क्या हो जाएंगे, GTP। अब जोड़ो कितने एटीपी हो गए टोटल, तो देखो कितने हो गए, 10। यहाँ देखो बताओ, जो नेट गेन हुआ है हमें यहाँ से हुआ है 2 और ये
3 दूनी 6 डीपी हो गए, टोटल यहाँ पे कितने हो गए 8 डीपी हो गए, जो हमें मिलते हैं किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। इसके बाद 2 एनएडीपीएस के यहाँ पे कितने हो गए 6 डीपी, तो ये कितने हो गए 14, और 6 के यहाँ पे हम बात करें तो कितना जाएंगे 18, और ये कितने जाएंगे 2 के 4 और 2 के 2, 18 4 22 2 24। तो आप लोग बताओ 24 6 30 और 38, ऐसे हमें बोल रहा है, ऐसे हमें मिलते हैं एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। समझ गए आप लोग ये बात, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हमें ऐसे मिलते हैं एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सुनो, पढ़ना क्या क्या है आप लोगों को, पहला पढ़ना है आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा पढ़ना है लिंक रिएक्शन, और तीसरा क्या पढ़ना है क्रेब्स साइकिल। बस ये चैप्टर में और क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। एम्फिबोलिक पाथवे क्या होता है, जहां एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होते हैं। ईटीएस के बारे में पढ़ लेना, जहां मैंने कहा था टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं और पांचों कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को पता हो क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बोलो मत बेटा, इसके अलावा आपका कोई डाउट है और बायोलॉजी जो हमने पढ़ा दिया है? अगर हो तो मुझे बताओ, वरना हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो चल रहा है। बताओ, क्योंकि टेस्ट का तो हो गया, अब जो चैप्टर पढ़ना है वही पढ़े। बताओ वही पढ़े, सब बच्चे सहमत हो? चलो तो फिर निकालो एनसीईआरटी, वही पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो कवर है आपका सबका, ठीक। आ जाओ, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ क्या क्या डाउट पूछने में ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे एकदम क्या बात पूछनी हो, पूछ लो बेटा, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। चैप्टर कौन चल रहा है? चलो हम लोगों ने क्या क्या बात की थी कल, वो बात करते हैं एक बार, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, मैं तुमसे कोई बात पूछने वाला था, अभी आया था तो तब ध्यान नहीं रहा, उधर से आया था तो मैंने बच्चों जैसे करूँगा जाके। हाँ ये मैं कह रहा था, तुम्हारा पेपर था आज ना, किस चीज का था? हाँ लाओ दिखाओ, वही तो पूछ रहा था। मैं देख लेता हूँ कि मतलब पेपर कैसे देना है। Hello and welcome back to this week in Startups. My name is Alex. I am one of your 2 co-hosts here at. मेरी जगह पढ़ा रहा है। टैक्सोनॉमी, बॉटनिकल शब्द कोई सी मैं देखता हूँ बेटा, बता नहीं रहा हूँ बीएससी का मैं क्या बताऊँ, मैं खुद पढ़ के नहीं गया अभी। अकाउंट सिस्टम, ठीक। चलो ठीक है, जो भी है कर दिया होगा, सही सही सही। लो मुझे यहाँ पे पता है एक ही और है मेरे अंदर, मुझे मतलब मुझे लगा मतलब ऐसे नहीं रहता कि आप लोग नीट तैयारी कर रहे हैं तो हमारा संपर्क यहीं तक है, खाली घर चले गए तो तुम कौन हम कौन, ठीक है। मुझे लगता है लगभग बच्चे जितने आते हैं तो सब लगभग जो भी कर रहे हो आप लोग, तो एक बनता है कि मुझे पूछना चाहिए आप लोग, उससे बेसिक कर रहे हो क्या, उससे फर्क पड़ता है नीट से मतलब ना, इसलिए मैं देखता हूँ एक बार कि हाँ ठीक जा रहा है पेपर तो सही है, ठीक है। हाँ तुम्हारा ईटीएस में प्रॉब्लम बेटा, ईटीएस अभी ये पढ़ा दूँ या वो निकालूँ, तो वो बाद में ये बाद में बता दूंगा, अभी क्लास के बाद ईटीएस पढ़ा दे। चल तो देखो यहाँ पे किताब निकालने एक साथ, ये देखो बेटा ईटीएस, मैं आपको पहले ये बता दूं, सुनो ईटीएस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ऐसा नहीं कि आप लोगों की पूरी साइकिल ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कौन कौन से एक प्रोटीन ये है और इनके सबके नाम आप लोग याद करते फिरोगे, मत करो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका तब भी हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं तरीका बताता हूँ ईटीएस को, ईटीएस होता क्यों है। आपको कल मैंने आपको बताया था
ETS जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन पे। और हमें क्या करना होता है ETS के थ्रू? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है कि एक तरफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो, एक तरफ क्या हो? कम। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और एक तरफ से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होती है, एक साइड में बढ़ती है, एक साइड में क्या हो जाती है? कम। और जब हाई कंसंट्रेशन एक साइड में हो जाएगी और एक साइड में लो हो जाएगी, तो आप बेटा बोलो मत, तो बोलो मत, तो कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वहां पे होते हैं F1 और F0 पार्टिकल, जिन्हें बोलते हैं ATP सिंथेस। ठीक है, वहां से क्या होता है? हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और वहां पे ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ के क्या बनाता है? ATP। हमें तो फाइनली क्या चाहिए? हमें चाहिए एक तरफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाए और एक तरफ क्या हो जाए? कम। सही है, मेन मकसद हमारा ये है, जिससे जब भी हाइड्रोजन पास आउट हो तो क्या बने? ATP बने। तो मैंने आपको जनरली बताया था, ये बात ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे लगा लेना, घर पे क्वेश्चन लगाए थे लोगों ने? लगाए थे? लगाना लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया था आपको कि ये कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन पे। कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन पे। दूसरा, अब तक जो क्वेश्चन ज्यादा आए वो आए कॉम्प्लेक्स 5 से। कॉम्प्लेक्स 5 से क्यों ज्यादा आए? क्योंकि वहां पे खाली पता है क्या पूछा है? F0 पार्टिकल कहाँ पे होता है, F1 पार्टिकल किस साइड होता है। आपको पता है F1 पार्टिकल किस साइड होगा? मैट्रिक्स वाली साइड में। सही है, F0 होगा वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, इंटीग्रल इसीलिए बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कैसा होता है? पेरिफेरल बोलते हैं। ये से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, कॉम्प्लेक्स 5 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू फोर्थ। कॉम्प्लेक्स 5 में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मैंने कल आप लोगों को कॉम्प्लेक्स, चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में एक एक बात लिखवाई थी। जैसे मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है उसमें आप लोग ध्यान रखना NADH डिहाइड्रोजिनेज, बहुत बार पूछा गया है ये। और ऐसा नहीं पूछते कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, वो खाली ये पूछ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का मेंबर, और वहां पे लिख देंगे पता नहीं क्या क्या। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में बेटा मैंने क्या बताया था आपको, क्या ध्यान रखना है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या ध्यान रखना है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद मैंने कहा था जो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है बेटा? थर्ड, उसमें ध्यान रखना है साइटोक्रोम BC1। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो होता है उसमें ध्यान रखना है आपको साइटोक्रोम C। सही है, और कॉपर एटम। अगर आप लोगों को ये पता है तो दूसरा सुनो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट होता है और कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के लिए। सही है, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहां जाता है? कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास, और बाद में फाइनली कहां पहुंचता है? वाटर मिलके वाटर बन जाता है वहां पे। ठीक है, तो फाइनल एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि बताओ फाइनल जो इलेक्ट्रॉन सेप्टर होता है वो कौन होता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ वाला नहीं, फाइनल जो होता है वो कौन होता है? वाटर बनता है, वहां पे ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, उनके साथ क्या बनता है? वाटर। तो लास्ट में तो वही इलेक्ट्रॉन आएगा ना। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए इसके पांचों कॉम्प्लेक्स के बारे में। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक एक बात नहीं है बस, आप लोग ये अगर ना याद रखो तब भी कोई बात नहीं। जैसे कि फर्स्ट पहले FMN है, इसके बाद ये है Fe, ऐसे बीच से कभी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पांचों के बारे में याद रखना है और उनके बारे में आपको ये नॉलेज है तो बस क्वेश्चन हो जाएंगे। बकाया आप लोग को क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन लगाना आज शाम को आप यही करना, क्योंकि कल संडे है आपके लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। और तुम लोगों का पेपर भी नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, आज शाम को बैठ जाओ, जितने क्वेश्चन हो तुम्हारे पास 100, 150, 200 फोटोसिंथेसिस के वो लगाओ, 200 लगा लो लोगों में, और 200 लगा लो रेस्पिरेशन के, और 200 लगा लो। अभी ये मत लगाओ, ये चल रहा है सिंपल चैप्टर है तो 400 क्वेश्चन कितने टाइम लगेगा? 400 बताओ, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितने? 3 घंटे मान लो, 3-4 घंटे मान लो, और 3-4 घंटे नहीं बैठ सकते आप लोग क्या? दूसरा, खाली आप लोगों को बायोलॉजी की तरफ फोकस नहीं करना है। मैं सबका आपकी मैंने पता क्या किया था, मैंने आपकी सब लोगों का उनसे कहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग मार्क्स बताओ। ऐसा नहीं चलेगा कि आपको बायोलॉजी के नंबर आ गए वही सबको हाँ इतने नंबर आ गए हमारे। तो मैंने देखा कि बहुत बच्चों का भी मैं देख के आया था, कॉपी चेक हो गई है लगभग, तो बहुत बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री छुआ ही नहीं बिल्कुल। और बेटा ये सबसे बेकार चीज है, आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना पड़ेगी। जैसे ये कह साहब क्यों
तुमने फिजिक्स कभी नहीं करी है ना? करी नहीं करी है ना, ऐसा बोलो। और केमिस्ट्री भी नहीं की थी? बायोलॉजी तो मेरा तबीयत खराब होगी तब भी कर दोगे, मुझे बताया इतनी बार। लेट आई थी तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन वैसे आते थे वैसे, तो सही है। ऐसी मेहनत करो। तो मैंने इसकी कॉपी देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बायोलॉजी में तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, सही अच्छे खासे हैं, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन के लिए आपको इक्वलिटी लानी पड़ेगी। और मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग 25 प्लस से कर दो। 50 क्वेश्चन ही कर दिए ना तो लगभग आप सिलेक्शन करीब पहुंच जाओगे। अरे तो पहले वहां तक पहुंचो, तो मेरा मतलब ये है। तो ऐसे तो आप लोग ये मान लो कि एक भी गलती ना हो, वहां तक पहुंचो तो पहले मैं कहने जा रहा हूँ, सही है? तो ये नहीं करना चाहिए। और मैंने सब बच्चों के पर्सनली अभी लाऊंगा यहाँ पे लाके कल को, सही है? किसके कितने नंबर आ रहे हैं और किसके कितने किस में सही हुए हैं, फिर मैं उसको डेली देखा करूंगा ऐसे करके, और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा करूंगा लोगों से अलग अलग। हाँ, और यहाँ पे लगा लूंगा, वो उनसे कहूंगा कि यहाँ लगा के वैसे रहने दो। फिर मैं इसमें बेटा तुम्हारा फायदा है, मेरा नहीं है। मुझे पता है डॉक्टर बनने के बाद तुम रुपया नहीं दोगे मुझे आके, लेकिन मैं बताऊँ डॉक्टर बन जाओ एक बार, सही। लेकिन यहाँ पे जिससे मुझे ध्यान रहे कि कौन बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 10 नंबर आए, कभी मैंने कुछ कहा है बताओ? ये नहीं कहा है मैंने ये कहा है कि हमेशा प्रोग्रेस करो। 10 आए तो अगले टेस्ट में मैं ये देखूंगा खाली कि आपके 20 आए नहीं आए, बस ऐसा तो नहीं 10 के बाद आपके 2 नंबर रह के बाद में। इतनी मेहनत करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये पता है मुझे कि बच्चे का जो IQ लेवल होता है हर बच्चे का अलग होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है बहुत कम टाइम में ज्यादा चीजें कर लेता है, कोई बच्चे ज्यादा टाइम में कम चीजें करते हैं, हल्के हल्के, लेकिन एक ही फंडा लाइफ में रखो, प्रोग्रेस होनी चाहिए बस। अगर आपके टेस्ट में 200 नंबर आए तो अगले टेस्ट में मान के 210 तो आने चाहिए, 180 ना हो बस, सही है? और अगर हो रहे हैं तो उसका रीजन बताओ कि सर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, मैं उसको कुछ ना सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को कि ऐसा करो ऐसा ना करो, ठीक है? और जब ये बातें बताओगे तब पता लगेगी। अपने आप को, अपनी ताकत पहचानो ना, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है। दूसरे लोगों को देखते रहते हैं ये ऐसा वो वैसा, अपने आप को देखा करो खाली, ठीक है? तब आप लोग प्रोग्रेस करोगे, ना कि दूसरे लोगों को देख के। और ये सबसे हमारे समाज की सबसे यही धारणा होती है गलत। हम लोग दूसरे से को जज करते हैं देख के, ये ऐसा है वो वैसा है। अरे मैं कैसा हूँ नहीं देख रहा है भाई। हाँ, तो अपनी तरफ देखो, और आपकी कमियां हैं वो टीचर से बोलो मत, तो टीचर से वो डिस्कस करो, ठीक है? अपने पर्सनली टीचर से करो। भाई देव सर भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ पूछोगे तो वो मना कर देंगे, या भूपेंद्र सर मना कर देंगे, या मैं मना कर दूंगा। आप लोग पर्सनली टीचर से आराम से बात कर सकते हो कि सर दिक्कत क्यों रह रही है, हम मैं क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग क्लास में पूछा करो ये बात, भाई कोई भी डाउट है आपका तो क्यों नहीं पूछोगे, टीचर से ही पूछोगे, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है? चलो तो इसी से हम लोग और क्वेश्चन लगाना, अगर डाउट हो मुझसे पूछना। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। बेटा ये बताओ मुझे, बोलो मत। कल हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट के पास, रूट टिप पे और शूट टिप पे, जिससे प्लांट क्या करता है, लेंथ में इंक्रीज करता है। इसके बाद एक टिश्यू और होता है जिसका नाम क्या था बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम था, जो आपको पता है इंटरनोडल पार्ट पे होता है, जिसमें लेंथ में इंक्रीज करता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और इसके बाद एक मेरिस्टेम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और उसके द्वारा जो करता है वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको पता होगा कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट करता है वो आपको पता है कौन से प्लांट होते हैं, डाइकॉट, और मोनोकॉट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। कौन सी करते हैं, ओनली प्राइमरी ग्रोथ। पता है आप लोगों को ये सब बातें? क्या हुआ, हेड होता रहा है, क्या हुआ, क्या भूल गया? अरे कोई गलत चीज ना बन जाए। देखो तो इसके बाद मैंने कहा था वीडियो बन रही है ना, रील बन जाती है जल्दी। देखो अब दूसरा, ग्रोथ मेजरेबल होती नहीं होती है, होती है भाई। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, सेल का नंबर देख के, साइज देख के, वॉल्यूम देख के हम बता सकते हैं, वेट देख के हम लोग बता सकते हैं कि ग्रोथ कैसी होती है, मेजरेबल होती है, मेजर कर सकते हैं। अगले मैंने कहा था ग्रोथ के बारे में हम लोग बहुत बातें जानते हैं पहले से। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रोथ, प्लांट में लाइफ टाइम होती है, एनिमल में एक टाइम तक होती है, उसके बाद क्या होती है, रुक जाती है।
कल बेटा मैंने बताया था ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड में कितना प्लांट ने ग्रोथ किया है उसे बोलते हैं ग्रोथ रेट। मैंने कहा था ग्रोथ रेट जो होता है या ग्रोथ होता है वो दो टाइप से हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक अरिथमेटिक और दूसरा जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है एक सेल डिवाइड करती है दो सेल में, और उसकी एक सेल क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और एक सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगी फिर से, यानी कि क्या होगा, फिर से दो सेल में कन्वर्ट होगा तो, और एक सेल क्या हो जाएगी परमानेंट, और दूसरी कैसे हो जाएगी, डिवाइड करेगी। तो ये इस टाइप की बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक। जियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब 2 से 4, 4 से 8 सारी सेल एक्टिव रहती हैं, ठीक है, तो वो ग्रोथ कौन सी होती है, जियोमेट्रिक। अच्छा फर्स्ट कौन सी होगी, जियोमेट्रिक होगी, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देखो बेटा सी वाला, ये एम्ब्रियो का दिखाया गया है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे पहले बताओ जाइगोट डिवाइड हो रहा है 1 से 2 में, 2 से 4 में, तो ये कौन सी ग्रोथ चल रहा है बताओ, जियोमेट्रिक। और उसके बाद कौन सा होता है बेटा, अरिथमेटिक। सही है, अरिथमेटिक स्लो होता है, जियोमेट्रिक फास्ट होता है। पता है आप लोगों को ये सब बातें, ठीक है। अगले देखो मैंने ये बताया था आप लोगों को, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था दोनों इक्वेशन ध्यान रख याद कर लेना बस खाली, आप लोग रट लो इन्हें, जैसे मोबाइल नंबर रट लेते हो वैसे रट लो। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप लोग ये नहीं पूछ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कुछ क्वेश्चन नहीं देगा, खाली आप लोगों को इक्वेशन देगा और वो ऐसे लिख देंगे कि LT इक्वल टू L0 प्लस RT लिख दिया एक ऑप्शन में, एक में लिख दिया LT इक्वल टू RT बटे L0, L0 ऊपर कर देंगे कभी नीचे कर देंगे, आपको बताना होगा कौन सा सही है, ठीक है ऐसे। या फिर ऐसा करेंगे एक ऑप्शन को इसकी जगह क्या रख देंगे, ये वाला, और आप लोग वहां कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो। और ये चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग जहां पढ़ते हो वहां सामने लगा लिया करो, जो हमें हमेशा दिखती रहे, क्योंकि कुछ चीजें बायोलॉजी में बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी माइनर सी होती हैं जो आपकी गलती बहुत अफसोस करती है, अगर आ जाए पेपर में फिर लगता है 4 नंबर फालतू चले गए। क्वेश्चन वो गलत करो, हाँ लग रहा है कि यहाँ गलती होनी चाहिए, धोखे से नहीं वैसे होनी चाहिए। अब कोई धोखे से गलती कर रहा है तो धोखा बेटा अब नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन करने जाओगे तो वहां धोखा चल जाएगा, आदमी मर गया तो कहते धोखे से मर गया, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो आपको 100%, एक डॉक्टर थे मैं आपको बताऊं उनके बारे में, एक नवाबुल्ली डॉक्टर थे, तो मैं उसी हॉस्पिटल में था, डॉक्टर एक कुमार, आप जानते हो जाए, मैं हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक कंपाउंडर में पता है कत्ती जरासी माइनर सी गलती से इतना डांटा था मेरे सामने, वो पता क्या बोले आदमी के जिंदा और मरने में खाली 1 सेकंड का डिफरेंस होता है, और तुम्हारे 1 सेकंड के डिफरेंस से वो आदमी मर भी सकता है, वो आदमी जिंदा भी रह सकता है। तो आप लोग जो बार बार कहते हो कि सर गलती से हो गया, आप लोग वही आपका अभी चल रहा है, गलती नहीं कर सकते, क्योंकि गलती करोगे तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 5 नंबर जाएंगे आपके, और एक क्वेश्चन सही करोगे तो कितने आएंगे, 4 नंबर आएंगे। मतलब 7 में 9 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और 9 नंबर में लाखों बच्चे आते हैं बीच में, तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए धोखे से भी। हाँ जो लगता है कि नहीं आता है तो नहीं आता है, फिर क्या बात है, तो ऐसा ना कि हमारे सर पे कोई बोझ रखा हुआ है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उसको सीखेंगे हम लोग, लेकिन आता है और गलत कर रहे हो तो फिर गलत बात है आप लोग, ठीक है। वो चीज अपनी एक्यूरेसी 100% रखो, सही है, वो बहुत अच्छी हुई चाहिए आपकी। दूसरा सुनो, जियोमेट्री का मैंने क्या बताया था बेटा, W1 इक्वल टू W0 e की पावर RT। यहाँ पे देखो मैंने कहा था 3 फेज होते हैं, एक होता है लैग फेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल, तीसरा कौन सा होता है, स्टेशनरी। अच्छा ये बताओ, बोलो मत, लैग फेज स्लो होता है, एक्सपोनेंशियल तेज होता है, और इसके बाद क्या होता है, स्टेशनरी फेज फिर स्लो। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने कहा था ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस तरह मालूम, ये आपसे इन फेजों के नाम पूछ सकता है, तीनों लेबलिंग दे देगा कि पहला में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे में क्या आएगा, ठीक है, ये लेबलिंग दे सकता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। बेटा यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग थे एक टॉपिक पे जिसको हम पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ, इसके टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे देखो कल यहीं पे थे ना, एक तो ग्रोथ हो रही है तुम्हारी कौन सी, एब्सोल्यूट ग्रोथ, कौन सी होती है बेटा, और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। मैं कल आप लोगों से इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, समझो क्या है ये। यहाँ पे देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, ये 2 लीफ हैं, क्या है, 2 लीफ हैं, इसका जो अभी ये है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सी है, ये है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से की है ग्रोथ होना। इसने 5 से कितनी की है, 10 सेंटीमीटर की है, यानी फाइनल हो गई, और ये कौन सी हो गई, इनिशियल। ये समझ गए आप लोग। दूसरा सुनो, इसकी इनिशियल कितनी थी 50, और इसने फाइनल कितनी करी बेटा 55, सही है।
अब दूसरे एक यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि आपको कौन सी ग्रोथ पूछ रहा है कोई। जैसे अगर ये लीफ है दोनों, अगर देखा जाए तो इन्होंने एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो सेम की है, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है और ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब मैं वैसे बोल सकता हूँ ये 5 से 10 हुआ है और ये 50 से 55। लेकिन अगर मैं इनका रिलेटिव ग्रोथ देखूं, क्या देखूं, तो बेटा इसने 5 से 10 कर लिया, मतलब डबल कर लिया, नहीं समझे? सही है। और इसने खाली 50 से कितना किया, 55। इसका मतलब ज्यादा ग्रोथ किसने की है, इसने। समझ गए आप लोग? अगर ये 50 से 100 करता तो इनका रिलेटिव ग्रोथ क्या होता, बराबर। क्योंकि अगर मैं आपको 5 रुपया दूं, आप लोग उससे कमा लिए 10, एक ने 50 दूं और कितने कमा पाए, खाली 55। समझ गए? तो रिलेटिव तो दोनों रिलेटिव में जो सिर्फ 5 दिए उसने ज्यादा मेहनत की है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है बेटा, यहां हम बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो होता है, मैथ में भी आती नहीं वैसे मुझे, फाइनल माइनस डर बहुत लगता है मैथ से, सही है। अब यहाँ पे देखो अपॉन 10 कर दें क्या, कोई दिक्कत सुनना है तो इंटू 100 कर दो, ऐसे देख लो दोनों का निकाल सकते हो आप लोग। देखो अगर हम ये वाला निकालना है, कौन सा निकालना है, एब्सोल्यूट, तो देखो यहाँ पे फाइनल कितना है बेटा इसका, इस फाइनल कितना है 10 और वैसे कितना है 5, और अगर 10 की बात करें तो कुछ भी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और इंटू 100 तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये चलो इंटू 100 हटाओ, पैसे बताओ 5 सेंटीमीटर फाइनल माइनस इनिशियल ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ बताओ 55 माइनस 50 कितना आएगा, तो दोनों का सेम आया। कौन सा ग्रोथ, एब्सोल्यूट। रिलेटिव ग्रोथ देखो, मैथ में बहुत कमजोर हूँ। रिलेटिव की बात करें बेटा तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, मुझे डर लगता है एक फॉर्मूला लगाते हुए, और वो इतना सिंपल लगा रहा हूँ तो मैंने कहा छोड़ो अपन तो 100, क्योंकि मुझे ये पता है 100 लगा देते हैं तो उसमें परसेंटेज निकल आता है। हाँ वो रहने दो, अगर ऐसा होता तो फिजिक्स में मेहनत कर लेता। रिलेटिव देखो बेटा, रिलेटिव का मतलब क्या था, एक बोलो मत, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये किसका होता है, रिलेटिव। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, इसका होता है बेटा एब्सोल्यूट का फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या होगा, इनिशियल। आप लोग समझ गए? तो यहाँ देखो निकालो इसका, ये वाला यहाँ निकालोगे तो इसका आएगा, जो इसका आएगा वो क्या आएगा बेटा, फाइनल कितना है 10 माइनस 5 और इनिशियल कितना है 5, ये तो आएगा। तो 10 में से 5 का कितना होगा, 5 और 5 एकम 5, मतलब इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 100% आ जाएगा। अरे देखो ना, एक 100 आ जाएगा ना, तो 100% इसने की है। इसका देखो, इसकी अगर हम बात करें तो फाइनल कितना है बेटा 55 माइनस कितना है 50, माइनस कितना होगा इंटू कितना होगा 55 माइनस 50 कितना बचेगा 5, और 5 बचेगा तो 50 दूनी 100 और 10% आ जाएगा ना। तो इसका कितना कर लोगे इतना, नहीं कर पाओगे तुम लोग। 50 दूनी 100 और 50 माइनस 5 यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 10%। मतलब रिलेटिव ग्रोथ किसने कितनी की है 10%, इसने कितनी की है 100%। लेकिन अगर हम देखें एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का क्या है सेम। तो आप लोग डायग्राम के आराम में सब चीजें लिख लोगे, फोटो मत खींचो बेटा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, क्योंकि मैंने तो लिख दिया सब कुछ। आप लोग थोड़ा सीक्वेंस में लिखना अच्छे तरीके से। ये है कौन सा ग्रोथ बेटा, ये वाला एब्सोल्यूट ग्रोथ। ये कौन सा है बेटा, ये वाला रिलेटिव, सही है। और इसका ये वाला कौन सा, ये कोने पे है ये एब्सोल्यूट का दो, और इसका ये कौन सा है बेटा रिलेटिव। लिख लो अच्छे तरीके से। और एक बात और सुनो, रट मत लेना, वो क्वेश्चन दे देगा चेंज कर देगा ऑप्शन में, वो सॉरी क्वेश्चन में यहाँ कर देगा 20 और इसका कर देगा 100, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। ये नहीं सेम ही आएगा, चेंज कर सकता है वो, ध्यान रखना। चलो लिख लो ऐसे बराबर लिख लो।
हाँ बताओ। ये किस कौन सा टाइप का रूम कार में चलना है क्या? तो इसमें फोटो ले लगा था, अच्छा लगा ना? ये ऐसे फोन अच्छे लगते हैं ना? ये बहुत दिन बाद हाथ में जियो बाहर आते हो। तुमने एक फोन देखा होगा इतना छोटा आता है, देखा है? वो क्या लगता है? स्टार्टिंग बहुत चले थे। अरे तुम देखा होगा वो इतना इतना छोटा आता था, इतना छोटा इतना। हैं? अच्छा वो इस वाली जेब में आ जाएगा, छोटी वाली जेब में। वो किसी टाइम फोन बहुत फेमस हो गया था, समझ रहे हो? वो छोटा वाला, उसे कहीं भी छिपा के रखूंगा। अब वो फेमस क्यों हुआ था वो तो अलग अलग मैटर है। क्या जी? 2 नंबर वालों का काम था रखना है, ऐसा नहीं है। ज्यादा लोग वही रखते थे, इसलिए वो डाउन हो गया। सही है, शरीफ लोगों का काम नहीं था वो फोन रखना है। फोन अब तो एक नॉर्मल चीज बन गया है, लेकिन किसी टाइम पे आज से अगर 10 साल पहले जाओगे तो फोन एक अच्छी मतलब ऐसा चीज था कि लोग सोचते थे फोन है। जैसे मैंने अपने टाइम पे मैंने बताया आपको एक बार, टच फोन मैंने पहली बार देखा था तो मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया था। ये बताओ उंगली से चल रहा है फोन, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। टच फोन अब तो आपने देखे हैं बहुत सारे, तो जियो आया है तब से आपको डाटा वाटा यूट्यूब पर जानते हो। पहले लोग यूट्यूब जानते ही नहीं थे, यूट्यूब होता क्या है। बस ये था कि चिप निकाली, उस पे गए मूवी डलवा रहा है, सही है। और उस टाइम पे जब वो दौर था तो उस टाइम पे जो ये हीरो वगैरह होते हैं, हीरो मूवी में वो समझते थे सब सच्चाई चल रही है, क्योंकि यूट्यूब लोग देखते नहीं थे। उन्हें क्या पता कि हीरो क्या होता है, उन्हें पता सन्नी देओल बस खाली। मैं अपनी जनरेशन का बहुत छोटे थे उस टाइम। अब यूट्यूब वगैरह रोज इंटरव्यू देख रहे हैं उनका, वो घूम रहे हैं मुंबई में, सब पता चल रहा है आपको। तो वो चीज ये बहुत डेवलपमेंट हुआ इस चीज पे। और ये लेके आया है जियो। जियो से पहले, जियो जब आया था तो जब हमने बताया था, मेरे पास तो फोन था उस टाइम एंड्रॉइड, तो मैंने कहा एक अपने दोस्त से, मैं जियो की सिम लेके आया, वो वहां से लेके आया जो मॉल है बिग बाजार रैली में, वहां पे गली रहता उस टाइम। तो मैंने उससे कहा, उसमें फ्री आया था सब कुछ, डाटा वाटा। तो एक अपने आप में एक इतनी बड़ी बात लग रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने उससे कहा था, मैंने कहा तू खाली मुझे मूवी बता, जो बताएगा वो देख लूंगा खाली। ये अजीब लगा था, वो सुन के लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी डालूंगा वो आ जाएगी। ये सोचो, ये मैं अभी बता रहा हूँ। उसने मुझे पूरी रात अपने आप सुन रखा था, बोला भाई मैं तो पूरी रात फोन चलाया था तुम्हें, बदल के। तो ये था उस टाइम। चलो कोई बात नहीं, अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया है। बेटा आप लोग ये बताओ पहले, बोलो मत, आप लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ समझ गए? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, और रिलेटिव का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। बस कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप लोग कैसे भी आए आप लोग कर दोगे, ठीक है? कर दोगे, ठीक है। और एक बात और सुनो बेटा, सुन लो, एक बात ध्यान रखना, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक, पहली बात तो। और दूसरा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे सकता है कि कौन सी लीफ एब्सोल्यूट ज्यादा कर रही है, कौन सी रिलेटिव। डायग्राम नहीं देगा, स्टेटमेंट दे देगा। उस टाइम पे आप लोग ध्यान रखना है, डायग्राम देखिए स्टेटमेंट दे देगा, मैं कह रहा हूँ। और आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग खाली क्वेश्चन देख के अनुमान मत लगाना बैठ के, ये दोनों एक बार फॉर्मूला से निकाल लेना सब कुछ, फिर क्वेश्चन करना सही जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा पूरे आने के चांस है, वो ये पूछेगा कि लीफ ए ज्यादा ग्रोथ कर रही है कौन सी, लीफ बी कौन सी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, दोनों सेम कर रही हैं, ऐसा वो एक स्टेटमेंट दे सकता है नीट के पेपर में, ठीक है? तो इसीलिए मैंने फाइनली आपको बता दिया। क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हटा दो इसे, हटा दो, ठीक। तो आप लोग बेटा ये समझ गए एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है, बस ये लिखा हुआ है। अगले हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। आप लोग बताओ क्या कंडीशन होती है ग्रोथ की? ग्रोथ कब होता है?
इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं, और मैंने कहा था इंटरनल फैक्टर। इंटरनल बात करें तो अंदर हार्मोन्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। एक्सटर्नल की बात करें तो मैंने कहा था इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा है आपके आसपास, वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ कितनी होनी है। समझ गए आप लोग? तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाई यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ। दिस लिस्ट में हैव वाटर आएगा, इसमें क्या आएगा? वाटर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे एज वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। आप लोग समझ सकते हो बेटा, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, सही है, लाइट हो गई, या मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब किस लिए जरूरी होते हैं? ग्रोथ के लिए। सही है। अगले देखो कह रहा था प्लांट सेल ग्रो, कह रहा है प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट व्हिच इन टर्न रिक्वायर वाटर। आप लोग बताया सेल ग्रोथ करती है उसके लिए क्या जरूरी होता है? पानी, वाटर होना चाहिए, तो वाटर की जरूरत पड़ती है। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, और इससे क्या होता है? ग्रोथ होता है। अगले कह रहे हैं टर्जिडिटी का मतलब भाई टर्जिड होना, फूलना। अगले देखो कह रहा है 10 प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर, कह रहा है फर्दर डेवलपमेंट इनिशियली करेगा इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेज ऑफ द प्लांट। अरे इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वाटर का एक रिलेशनशिप होता है, प्लांट का ही नहीं होता है, सबका होता है, एनिमल का भी होता है। आपने देखा होगा जलीय जीवन है, बहुत जगह लिखा होगा कि पानी है तो जल है तो कल है, ठीक है, तो ये सबके लिए है। अगले कह रहा है वाटर आल्सो प्रोवाइड, बेटा बोलो मत आप लोग, वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीड फॉर ग्रोथ। वाटर से क्या होता है? बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और जिससे क्या होता है? ग्रोथ होती है। कह रहा है ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। न्यूट्रिएंट्स जिसमें तुम्हारे मैक्रो भी होंगे, कौन से होंगे? माइक्रो। कह रहा है एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है, तो वो क्या होता है? वाटर होता है पहला, दूसरा ऑक्सीजन होता है, और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, जो तीनों का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है किसमें? किसी भी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगले देखो बेटा कह रहा है इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेंपरेचर रेंज। मैंने आपको ये बहुत बार बताया है कि ग्रोथ के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है? ऑप्टिमम टेंपरेचर। आपको नहीं, किसी को भी चाहिए। अगर आम का प्लांट है, वो हमारे यहाँ पे ऑप्टिमम टेंपरेचर इतने में रह रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि हम रेगिस्तान में जाकर लगा देंगे सर्वाइव कर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसे कितना ही पानी दे देना तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा रहेगा। और हर कोई, चाहे एनिमल चाहे प्लांट्स हुआ, ऑप्टिमम का मतलब होता है जिसपे वो मैक्सिमम वर्क करता है, वो टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, जब कंडीशन ऑप्टिमम होगी तो हमेशा वो ग्रोथ क्या करेगा? ज्यादा करेगा। अगले देखो तो कह रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। ये बात सही है, आप जानते हैं सब चीजें कि भाई सबसे अच्छा ग्रोथ कब होगा? जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी, तभी तो हर कोई ज्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंजाइम हमारे सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? जब ऑप्टिमम कंडीशन होती है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ऐसी प्लांट भी इसकी ज्यादा ग्रोथ करेगा। अगले देखो कह रहा है एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी detrimental to its survival. Environmental signals such as light and gravity also affect certain stage of growth. आप लोग बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा है environmental signals such as light हो गया, gravity हो गया, also affect करता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की। लाइट हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तुम्हारे सारी चीजें, ठीक है, ये ग्रोथ करवाते हैं। चलो ये हटाओ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है बेटा? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और क्या है? रीडिफरेंशिएशन। सही है, इसको समझते हैं। पांच सही बने तब तो हम रिवाइज करना बेटा थोड़ा। सबसे पहले मुझे ये बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी? डी डिफरेंशिएशन की, और उसके बाद करेंगे री डिफरेंशिएशन की। ये एक्टिविटी प्लांट के पास होती है, आपको पता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सेल का मैच्योर हो जाना। क्या हो जाना बेटा?
मैच्योर हो जाना उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? कहते नहीं डिफरेंशिएट होना सेल का, वो होता है डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब पता है क्या होता है? परमानेंट सेल नहीं, इसमें इसका मतलब होता है फिर से डिवाइड स्टार्ट हो जाना, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और री का मतलब होता है दोबारा से फिर से स्टॉप हो जाना। समझ गए आप लोग? जैसे कोई सेल होता है, जब वो डिफरेंशिएट होता है तो मैं बोल सकता हूं कि अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या कर देता है? लॉस्ट। इसके बाद क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा? डी डिफरेंशिएशन मतलब होता है दोबारा से रीगेन करना, क्या? डिवाइडिंग कैपेसिटी को, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और री डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि फिर से अब क्या करना? डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस करना। जैसे सुनो, जैसे प्लांट होता है, प्लांट इनिशियल स्टेज में क्या करता है? डिफरेंशिएशन करता है। भाई मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, वहां पे लगातार सेल डिफरेंशिएशन करती हैं और सेल कैसी हो जाती हैं? परमानेंट हो जाती हैं। लेकिन जब प्लांट इनिशियल स्टेज में कौन सी ग्रोथ करता है? प्राइमरी। और जब वो करता है सेकेंडरी ग्रोथ, तो आपको पता है जो आपकी कौन सा कैम्बियम रिंग की जो सेल होती हैं वो फिर से क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट। और एक्टिवेट हो जाती है, उसी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर लेता है उसके बाद फिर से सेल परमानेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? री का मतलब होता है दोबारा डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो एक बार पढ़ने से क्या क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़े बेटा, ध्यान से पढ़ लो, यहां से भी कुछ आता है। कह रहा है सेल डिराइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। आपको पता है रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, कौन सा होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम होता है। जो रूट टिप पे होता है किस पे होता है? शूट टिप पे, जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। पता है आप लोग? और करवाता क्या है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ। एंड कैम्बियम, और क्या होता है? कैम्बियम जानते हो? कॉर्क कैम्बियम और वेस्परल कैम्बियम, सही है। और कैम्बियम वही तो होता है जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है, जिसे हम बोल सकते हैं लेटरल मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? या सेकेंडरी मेरिस्टम। एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये क्या हो जाएगा बेटा? मैच्योर हो जाएगा एक कोई भी फंक्शन के लिए, करने के लिए। अगर कह रहा है दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल जब कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए क्या हो जाते हैं? मैच्योर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। समझ गए आप लोग? अगले देखो, कह रहा है ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज बोथ इन देयर सेल वॉल। जैसे मैंने कहा था सेल वॉल चेंज होती है, वैसे पहले प्राइमरी होती है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल होती है। अगले कह रहा है एंड प्रोटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल टू फॉर्म अ ट्रैकेलिया एलिमेंट द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म अगर वो लॉस कर देंगे तो इसका मतलब वो डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या कर देगी? बंद, सही है, परमानेंट हो जाएगी। अगले कह रहा है दे आल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रांग इलास्टिक, क्या लिखा है? लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। अगले कह रहा है ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू एनकाउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। आपको पता है जो ट्रैकेलिया एलिमेंट के जो सेल होते हैं वहां पे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होते हैं? अपनी कैपेसिटी डिवाइड लॉस कर देते हैं, किसकी? डिवाइड होने की, और वो क्या हो जाते हैं? परमानेंट। समझ गए? उस कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। सही है। दूसरा देखो, यहां से पता है मैं इसको, तुम लोग दूर से देखते हो, मैं इसको यहां से देखता हूं कि बहुत अजीब लगता है, तभी तो मैं कभी ऐसे करता हूं क्या लिखा हुआ है। आप लोग कभी यहाँ के पढ़ना है चीजें तो आपको लगेगा एक का तो पढ़ नहीं पाओगे इतना पास से। सोचो एक किताब होता है वो यहाँ रखा होता है तो हम लोग पढ़ते हैं, और ये इतना बड़ा बड़ा मैं सामने से एकदम दिख रहा हूँ, थोड़ा ये लगता है थोड़ा सा। अगले देखो, तो आप लोग ये समझ गए डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई सेल है, जब कोई क्या होती है वो मैच्योर होती है और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ गए हम लोग? सेकंड देखो बेटा, कह रहा है प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये किसके पास होता है? प्लांट के पास होता है। कह रहा है द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये सेल कैसी हैं? डिफरेंशिएटेड। कह रहा है दैट व्हाई नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। यानी कि दोबारा से रीगेन कर लें क्या कैपेसिटी किसकी? डिवाइडिंग की। और कह रहा है अंडर सर्टेन कंडीशन दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। समझ गए आप लोग? यानी कि जिन सेलों ने क्या कर दी था? डिवाइडिंग कैपेसिटी खो दिया था, उन्हें रीगेन कर लिया, और उस कंडीशन को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। समझ गए बेटा? यहां से भी क्वेश्चन आएगा 100% इस टॉपिक से, इस टर्म लो पूरा, और बहुत सिंपल सा इसमें है, क्या बताओ?
सही है। तो ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योर हो जाना सेल का, उसके बाद दोबारा से रीगेन कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी रीगेन करना, तो उसे क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और कह रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो होता है एंड कॉर्ड कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएट पैरेन्काइमा सेल while doing so much meristem tissue are able to divide and produce cells that once again lose their capacity और कह रहा है to divide but mature to perform special function और इसी को क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएटेड। जब कॉर्ड कैम्बियम होता है और तुम्हारा कौन सा होगा, वेस्कुलर कैम्बियम, आपको पता है सेकंड ईयर करवाता है बेटा, तो उस टाइम पे तो डिवाइड करता होगा, लेकिन वो डिवाइडिंग सेल बाद में कैसे जाएंगे, फिर से मैच्योर हो जाएंगे, और जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन, मतलब दोबारा से होना डिफरेंशिएशन, समझ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। तीनों डिफरेंस क्लियर हुआ। पहला, जब कोई सेल मैच्योर हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, दोबारा से वो कैपेसिटी को वापस ले आएगी तो क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन, यानी डिवाइड होने लगेगी, और इसके बाद फिर से वो मैच्योर हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। बस इतना ध्यान रखना है हम लोग, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है दिस सम ऑफ द टिश्यू इन अ वुडी डाइकोटिडोनस प्लांट होते हैं दैट वी आर प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। हाउ वुड, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन क्या करता है भाई, वही तो करती है सेल, जो सेल एक बार फिर से डिवाइड होके फिर से वो मैच्योर हो जाती हैं, तो वो कहाँ की होती है, बेसिकली मैं बोलूंगा कॉर्ड कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि यही रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, समझ गए। तो अगले देखो बेटा, कह रहा है we have mentioned that the growth in plant is open। आपको पता है ओपन ग्रोथ कौन सी होती है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, ओपन ग्रोथ कल बताया था कदों, जो लेंथ और गर्थ में इंक्रीज होना, तो क्या होगा, ओपन, और बकाया ग्रोथ कौन सी होती है, क्लोज। तो कह रहा है इट कैन बी इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट। नाउ वी may say that even differentiation in plant is open because cell tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity. The final structure at maturity of cell tissue is also determined by the location the cell wall within. For example, cell position away from the root apical meristem differentiate as root cap. Cell while those pushed to the periphery mature as epidermis. Can you add a few more example of open differentiation? अरे ओपन वही बात कर रहा है, जो रूट टिप होता है, शूट टिप की सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, आपको पता है लगातार डिवाइड करती हैं कंटिन्यू, और डिवाइड होने के बाद क्या होती रहती है, मैच्योर होती रहती है, क्या होती रहती है, मैच्योर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। लेकिन बेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि वो डिटरमिनेट है या नहीं है, डिटरमिनेट है या कैसा है, इनडिटरमिनेट। तो बेसिकली आप लोग बताओ, क्या उसको डिटरमाइन कर पाओगे, अरे उसको डिटरमाइन नहीं कर पाओगे क्या, जो देखो यहाँ पे जो सेल मैच्योर हो रही है लगातार, उसको तुम पता लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे कि वो, यानी कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि लेंथ में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा बेटा, और इंक्रीज होगा तो हम पता लगा लेंगे आराम से कि यहाँ पे क्या हो रही है ग्रोथ। तो आप लोग ये बताओ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, वो सॉरी डी डिफरेंशिएशन और री, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। पहले मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन मतलब जब सेल मैच्योर हो जाए, इसके बाद मैंने बोला दोबारा से रीगेन कैपेसिटी कर ली, डिवाइड की, तो डी, और उसके बाद दोबारा से मैच्योर हो जाए तो री। री का मतलब ध्यान रखना, री फॉर रीडिफरेंशिएशन, और री का मतलब दोबारा से, ये होता है, ठीक है। अगले हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो कौन सा आता है, डेवलपमेंट। क्या आता है, तो चलो इसको पढ़ते हैं, डेवलपमेंट। इधर ना बेटा देखना, चलो बेटा ये बताओ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बता चुके हैं, हाँ, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, विकास। कुछ लोग ऐसे देखो ना, फोटो होते फेसबुक वगैरह पे, तो जैसे वो विकास मतलब होता है वो वाला विकास जो चल रहा है सरकार में ना, विकास कहते हैं, विकास हो रहा है। तो वहां पे देखा है मैंने, एक देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे ये वॉलपेपर थी, जैसे देखो एक वॉलपेपर थी ऐसे, अब किसी ने बाइक खड़ी कर दी है अपनी, यहाँ क्या कर दी है बेटा, बाइक खड़ी कर दी है, तो रोड डालने वाले आए हैं, ये घर है लोगों के, तो रोड डालने वाले आए तो उन्होंने यहाँ एक रोड डाला, और यहाँ से बचा के और यहाँ करके ऐसे डाल दिया, सही है। तो वहाँ नीचे लिखा था कि यहाँ पे देखो
इतना तेज विकास हुआ रात सुबह तक विकास हो गया, विकास में ध्यान आ रहा है मुझे बार। तो ये अजीब था ना कि उन्हें कार अलग करने की भी जगह नहीं मिली, विकास रात रात में हो गया। तो एक तो वो विकास होता है एक, लेकिन हम लोग यहाँ पे विकास की बात करेंगे आप लोगों का विकास। ऐसा समझो कि आपका ग्रोथ तो एक ऐसा हो गया कि ग्रोथ तो आपकी एक टाइम तक होती रहेगी, उसके बाद क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन आपका क्या विकास रुकेगा? आपका डेवलपमेंट पूरी लाइफ टाइम होता रहेगा। जो हम लोग बोलते नहीं सीखना, जो आप लोग लाइफ टाइम सीखते रहोगे वो क्या है, सब डेवलपमेंट ही तो है। अभी आपको इतनी नॉलेज है कि 10 साल बाद इतनी नॉलेज होगी नहीं ना, ज्यादा होगी ना। तो आपने क्या किया, ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या, आपके अंदर क्या हो गया, डेवलपमेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इधर देखो कम हो जाएगी, कुछ से कह रहा है कम हो जाएगी। यहाँ देखो डेवलपमेंट का मतलब जो होता है बेटा, उसमें हम बोल सकते हैं ग्रोथ प्लस। अब मैं सेल की, यहाँ प्लांट की बात करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको अकल आ जाएगी, ये तो मैं ये बोलूंगा ना ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। समझे आप कोई बात? क्योंकि प्लांट के इसमें इतना बोलूंगा कि दिमाग आ जाएगा, उसके अंदर दिमाग बढ़ जाएगा। प्लांट के पास ब्रेन सुनना है भी, तो यहाँ हम बोल देंगे डिफरेंशिएशन होता रहेगा और साथ में क्या होगी, ग्रोथ होगी। उस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, यानी कि पूरे लाइफ टाइम पर होती रहती है। समझ गए हम लोग? तो प्लांट के केस में बोल सकता हूँ, लेकिन प्लांट की भी एक स्टेज होती है भाई, आपको पता है। उसमें भी पहले जुवेनाइल फेज होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होता है, सही है। उसके बाद कौन सा होता है, सेनेसेंस फेज होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, हर किसी का क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। किस लाइफ स्पैन के कौन से फेज में कौन क्या कर रहा है, सही है, वो सब हम बोल सकते हैं उसको डेवलपमेंट। क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट। जैसे आप लोग थे पहले कौन से एज में थे, चाइल्डहुड में थे, छोटे बच्चे थे, सही है। इसके बाद आपका कौन सा एज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। इसके बाद एडोलेसेंस आया, उसके बाद आ गया अडल्ट हो गए, सही है। इसके बाद कौन से फेज में आ जाओगे, सेनेसेंस फेज में। और सेनेसेंस का मतलब क्या होगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। समझ गए हम लोग? तो सही है अभी आ ही जाएगा एक दिन है। चलो ठीक है। अगले देखो, ये बड़ा अजीब नहीं लगता है क्या? कभी कोई सोचता नहीं है बात। अगर सोचा जाए, बेटा बातें दीपा बात क्या कर रहे हो, ये चैप्टर तो वैसे बोरिंग है, तुम लोग बातें करते हो और बहुत बोरिंग लगता है। ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाते हुए। मजा तब आता है क्रिटिकल बात हो गई। यहाँ क्या मैं समझाऊं, वो ग्रोथ वही चल रहा है, डेवलपमेंट लगातार। यहाँ देखो डेवलपमेंट, हाँ इसमें बहुत है, अभी पढ़ेंगे पीजीआर, उसमें मजा आएगा। इधर देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये बात आदमी हर एक सोचे कि उसे अगर तुम अनुमान लगाओ तो 100 साल बाद तुम यहाँ नहीं होगे भाई। 100 साल बाद मैं नहीं होगा यहाँ धरती पे अगर देखा है। अब बेटा 1.5 साल तो ना जी लूंगा। आजकल एवरेज लाइफ 80-90 साल है, तो 100 साल तो नहीं, 80-90 तो है, खैर 50 तो बहुत कम बता दी तुम। अगर सही से रह रहे तुम, खान पान सही है तो 80-90 तो जी लेगा, लेकिन 100 के बाद नहीं है। आप वैसे तो कल का नहीं बताए। अब सुनो तो मेरी बात में क्या कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो आप लोग अपना टाइम इतने अच्छे से व्यतीत करोगे ना, अगर आपको ये पता लग जाए कि 100 साल बाद हम यहाँ पे नहीं होंगे, सोचो कितना है। अरे वो पता है, लेकिन मोस्टली आदमी जल्दी माइंड नहीं करता वो चीज। दुनिया में आदमी इतनी टेंशन लिए घूमते हैं ना, जैसे वो यहाँ 10,000 साल जिएंगे। अगर देखा जाए तो तुम तो बात कर रहे हैं कि सबको पता है। बेटा ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सोच रहे हो खाली बस। बताओ तुमने अभी तक कितनी बार सोचा ये बात कि 100 साल तक हम यहाँ जिएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। 1-2 बार सोचा होगा, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा ये बात कभी। उसने देखो सोचा भी नहीं अभी तक। ऐसे से लोग हैं ना दुनिया में जो सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी, अगर वो नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। और दूसरा, इतनी टेंशन लिए घूमते हैं 24 घंटे कि जैसे वही 5,000 साल जिएंगे खाली। आपने देखा होगा, अरे भाई कोई चोरी कर रहा है, क्या बताओ, चोरी कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, अगर बोले कि सोचे तो करेंगे क्या, बताओ? नहीं करेंगे ना। और आप लोगों को पता है कि मुझे लगता है किसी के यहाँ पे ना रहने से या किसी को कुछ करने से सब कुछ चलता है। समझ रहे हो? ये गलतफहमी होती है आदमी की कि मैं नहीं तो पता नहीं क्या, तो कुछ नहीं। आगे देखो,
वही गाना आ जाएगा। ए लिखा है डेवलपमेंट इज अ टर्म, पढ़ लो बेटा, ये चैप्टर थोड़ा अजीब लगा है तो मैं थोड़ी बातें करता रहता हूँ ऐसी। कह रहा है डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंज that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to senescence, यानी कि सीड जर्मिनेट से लेके और सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, बुढ़ापे तक जितने भी चेंजमेंट आते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। अगले क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस which constitute the development of a cell of higher plant is given in figure। अब फिगर देखते रहना। It is also application to tissue और organ। अब देखो ये डायग्राम बेटा है, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है ये, देखो ये दिखा रहा है सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। एक प्लांट जो होता है उसका डेवलपमेंट का क्या सीक्वेंस होता है। तो यहाँ देखो बेटा सबसे पहले क्या रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा। क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, डिवीजन कर रहा है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, इलोंगेशन होगा, पता है आप लोगों को, और इसके बाद सेल के डिफरेंशिएशन करेगा, वो क्या हो जाएगा, मैच्योर। और मैच्योर सेल के बाद क्या आएगा बेटा, सेनेसेंस स्टेज, इसे बोलते हैं एजिंग, मतलब बुढ़ापा हिंदी में बोले तो क्या होता है। और इसके बाद क्या हो जाती है, डेथ। समझ गए आप लोग तो अभी सोच रहे एक बात, मैंने कई लोग तो ऐसे देखे हैं जो बुढ़ापे में आ गए हैं, अभी मुझे लगता है कि मैं 1000 साल जीऊंगा। वो इतनी गलत बात करेंगे तुमसे, उन्हें ये नहीं पता है कि 5 साल बाद वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, लेकिन तुम्हें वो ऐसी बातें बता देंगे कि तुम्हें लगेगा कि जिंदगी भर ये मेरा देखते रहेगा। ऐसा लगता है। तो ये सब सोचना चाहिए आदमी को, ठीक है। यहाँ देखो मेरिस्टेमेटिक प्लाज्मेटिक ग्रोथ की क्या हो गया, इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद क्या होगा, मैच्योरेशन, मैच्योर सेल हो जाएगा, उसके बाद सेनेसेंस, उसके बाद क्या होगी, डेथ। ये बताओ क्या है, ये जो डेवलपमेंट है अलग अलग फेज में अलग चीज चलती है, ठीक है। तो देखो अगले हम लोग कहाँ पे आ गए, सही पीजीआर से कल से अच्छा लगेगा, परसों से। ये देखो अब यहाँ पे एक चीज आई है, प्लास्टिसिटी। क्या है, प्लास्टिसिटी मतलब पता है क्या होता है, हम अगर एनवायरनमेंट के इफेक्ट से और कोई डिफरेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टिसिटी। अपने आप को उसी टाइप से एडॉप्ट कर लेना, सही है, उस अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज कर लेना, उस एबिलिटी को बोलते हैं क्या, प्लास्टिसिटी, जो प्लांट के पास होती है। देखो कह रहा है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि अगर कोई प्लांट है सेम स्पीशीज का है, सही है, अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट में तो उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, और अगर कोई वो हैबिटेट कौन सा है, टेरेस्ट्रियल है, तो उसका क्या है, स्ट्रक्चर चेंज है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, प्लास्टिसिटी, उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द, जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिए हुए हैं, सही है, इसमें एक कौन सा बेटा, ये है लार्जस्पर्म, और ये कौन सा बेटा, बटरकप। क्या है, अब यहाँ पे देखो ये बटरकप में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, और ये कौन सा है, वाटर हैबिटेट। यहाँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की लीफ देखो कैसी है, और यहाँ पे देखो वाटर हैबिटेट की कैसी है, सही है। अच्छा ये लीफ ऐसी क्यों हो गई, आपको पता है, वाटर लॉस कम हो, वाटर में तो है ही, वो एक्वेटिक हैबिटेट में। हाँ पानी के बहाव से फटे ना लीफ, बेकार ना हो, इसलिए लीफ ऐसे होती है वाटर प्लांट, ठीक है। अब इसने अपने आप को चेंज किया है ना, और ये स्पीशीज क्या है, सेम, और सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, प्लास्टिसिटी। अगले देखो एक लीफ ये है, जब ये जुवेनाइल स्टेज में है तो ये ऐसी है, और जब ये अडल्ट स्टेज में है तो कैसी हो गई, साइज बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, प्लास्टिसिटी, सही है। अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करना, क्या गलत है, प्लास्टिसिटी। तो आप लोग इसका एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे एक लार्जस्पर्म का है और ये किसका है, बटरकप का, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोलो मत बेटा। कह रहा है एग्जांपल हेटेरोफिली का मतलब क्या होता है, डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर। कह रहा है इन कॉटन, कोरिएंडर और लार्जस्पर्म, in such plant the leaf of the juvenile plant are different in shape from those in mature plant। बेटा इन तीनों को अंडर करना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कॉटन को, कोरिएंडर और लार्जस्पर्म का, तीनों कर लो, ठीक है, अंडरलाइन। यहाँ से पूछ सकता है कि बताओ इनका जो जुवेनाइल, वो ऐसे पूछेगा जुवेनाइल फेज की बात करेगा या एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल की करेगा। तो आपको ध्यान रखना है इनकी बात हो रही है जुवेनाइल और अडल्ट फेज की बात कर रहा है, और जो इसकी बटर की कर रहा है वो किसकी कर रहा है,
एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। मतलब बटर कप में हैबिटेट की बात कर रहा है और इसमें क्या किसकी बात कर रहा है, स्टेज लाइफ की बात कर रहा है कि जुवेनाइल और अडल्ट स्टेज। ये दोनों बातों में डिफरेंस क्लियर रखना, क्योंकि आप लोग प्लास्टिक ध्यान रखते हो लेकिन ये ध्यान नहीं रखते हो, बात किसी चल रही है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्लास्टिसिटी का मतलब सही है, दोनों में सेम हो रहा है, लेकिन एक में हो रहा है किसका बात, जुवेनाइल स्टेज और अडल्ट स्टेज, और एक में बात कर रहा है वो हैबिटेट की, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल की बात करेगा प्लास्टिसिटी तो क्या लगाओगे एग्जांपल में, बटर कप। ध्यान रखना कहीं चारों लगा दो बदो, वो ऐसे बोलते कि बताओ एक्वेटिक हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, तुम्हें ध्यान रहे हाँ प्लास्टिसिटी में सबने ये बताया था ना, चेंज कर दिया तो ऑल ऑफ दिस कर दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर वो क्योंकि वो हैबिटेट देगा, अगर स्टेज देगा तो आप बटर कप फिर नहीं लगाओगे, उसमें अगर कह रहा है अडल्ट स्टेज और जुवेनाइल स्टेज तो वहां बटर कप नहीं लगाओगे, वहां क्या लगाओगे, कोरिएंडर हो गया और लार्कस्पर हो गया और कॉटन हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो अगले देखो कह रहा है ए जुवेनाइल आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट, ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन बटर कप आल्सो रिप्रेजेंट द हेटेरोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट। दिस फिनोमेना ऑफ हेटेरोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। ये क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, अच्छा लगेगा, चलो कोई बात नहीं। अगले देखो खत्म हो गया, सही है। मेरे पास फोन नहीं है इसलिए मुझे पूछना पड़ता है, फोन है लेकिन चार्ज लगा दिया मैंने। तो पता है बिना फोन में कैसा लगता है ऐसा लगता है जैसे भैया साथ में नहीं है। अब मेरा बार दो बार ऐसे कोई जाता जिम में हाथ जा चुका है, देखता हूँ फोन ही नहीं है, ऐसा लगता है ना साथ में कोई रहता है, ऐसे भैया खड़ा रहता है ना, और वो है नहीं अभी, वो चार्ज हो रहा है ना। छोटा भाई नहीं बेटा, फोन का यूज भी तो बहुत है। अगर मैं सही बताऊं, अगर एक दिन मेरे पास फोन ना रहे तो मुझे लगेगा मेरी आधी जिंदगी चल रही है आज। आधी का मतलब खत्म तो नहीं, खत्म कर सकते, मतलब बहुत डिस्टर्ब रहूंगा मैं, क्योंकि मेरा एक टाइम बस ही बंधा हुआ है, एक टाइम बस। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। अगर हम एक दिन मेरे साथ रह लिए तो आपको लगेगा कि जिंदगी को झंड क्योंकि क्यों लगेगा, क्योंकि मैं अगर एक 10 पे मुझे जाना है, तुम कितने भी कुछ भी कहो, मुझे अगर 4 बजे यहाँ से निकलना है तो निकलना है, बात नहीं करूंगा। दूसरा तभी तुम ऐसा तो कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने अनुमान लगा लिया बिल्कुल सही टाइम निकला है, जैसे मैंने कह दिया 1:27 हो रहे हैं तो हो रहे होंगे, उसमें 27 28 भी नहीं होगा ना 26 होगा, इतना तक हो गया। ऐसे मैं नहीं करता लेकिन नॉर्मल बता देता हूँ मैं कई बार, जैसे मैं कोचिंग आता हूँ यहाँ पे कोचिंग आता हूँ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, सुनो बहुत बार ऐसा हुआ है बेटा, बोलो मत, बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे मुंह धुल रहा हूँ और मैं आया उधर से तो मैंने सोचा कि 1:42 हो रहे होंगे और मोबाइल देखा तो 1:42 हो रहा है। हर बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, चलता रहता ना माइंड। चल तालियां बजाओ। अगले कह रहा है ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। ए बेटा ये देखो, आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब आप लोग बताओ, जानती है ना डेवलपमेंट जो होता है इन प्लांट, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है, पहले बता दिया मैंने। और यहाँ पे अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा the former includes both intracellular genetic intercellular factor chemicals such as plant growth regulators, while the latter include light हो गया, temperature हो गया, water, oxygen और nutrient। ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ग्रोथ के लिए। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे दोनों टाइप के फैक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब पीजीआर, हमारे अंदर हार्मोन जो बनते हैं, प्लांट के अंदर हार्मोन बनते हैं, वो सब हो गए। और अगर हम बात की बात करें, बाहर की बात करें तो जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डेवलपमेंट, वो और ग्रोथ के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे और आप लोग बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ छुट्टी मत करना, ठीक है। अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था लेकिन अब इंपॉर्टेंट चलेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, जिसमें बताऊंगा बोलो मत, जिसमें बताऊंगा ऑक्सीजन के बारे में, जिबरेलिक एसिड के बारे में, इथाइलिन के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में मंडे को, ठीक है। चलो ठीक है।
खाएगा